बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये मिंशा ही की कोशिशें थी कि मीना फूफो हैदर को बिना बताए फरहाना का रिश्ता ले आई थी। फरहाना को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हफ्तो अकलीम उसके हाथ लग गया हो। असफन और दिलावर को मिंशा अपने तरीके से हैंडल कर चुकी थी कि जो हो रहा है उसे होने दें, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। सब कुछ तय था, बस हतमी फ़ैसला सफ़िया खातून ने ही करना था। सो उन्होंने हाँ कर दी, बल्कि डायरेक्ट निकाह का बोल दिया। मगर मिंशा ने शोर डाल दिया कि पहले मंगनी होगी, सारी रस्मों के बाद ही निकाह और शादी होगी, भले ही शादी महीने बाद रख लें। फरहाना को इसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बहुत बुरी तरह से खटक रहा था। वो उसे खुद से बता चुकी थी, लेकिन उतने दिनों से उसकी जानब से कोई रद्द-ए-अमल ना पाकर वो खासी हैरान थी। उस जैसी गुस्से की तेज़ लड़की से उसने ऐसा ठंडा रिएक्शन तवक्को नहीं किया था, मगर अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से अपना होता देखकर वो सब कुछ भूल गई थी, हत्ता कि मिंशा को भी, जो उसे नहीं भूलना चाहिए था। हैदर को जब फरहाना से रिश्ता पक्का होने का पता चला तो उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। ऐसे में वही पाकिस्तानी माओ वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही मीना फूफो के काम आई, जब उन्होंने धमकी दी कि पहले मिंशा और अब फरहाना वो अपने मेके में क्या मुंह दिखाएंगे, और अगर अब की बार उसने इनकार किया तो वो उनका मरा हुआ मुँह देखेगा। तो मजबूरन उसे खामोश होना पड़ा। मीना फूफो अपने शोहर के साथ बाकायदा बात पक्की करने आई हुई थी। फरहाना की तो खुशी के मारे पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, और उसी खुशी में उसने मुसरत और शाहदा बेगम को बोलकर रात के खाने में सब के लिए खीर पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। जिसे फ्रिज से पानी निकालते माहिर ने सुना तो उसने अपना जहन दौड़ाना शुरू कर दिया, और बिल आखिर उसके लिए खाने के बाद अच्छी सी इज्जत अफजाई का बंदोबस्त करते हुए वो सफियान को सारी बात बताकर मिंशा को हवेली से गायब करने का बोला। उन दोनों के निकलने के बाद माहिर मौका पाकर बावर्ची खाने में चाय के बर्तन धोती फरजाना के पास आया और बहुत ही धीमी सरगोशी में उसे मुखातिब किया, और साथ ही जेब से 1000 का कड़कड़ा नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? फरजाना ने चौंक कर पहले इससे उसके हाथ में मौजूद नोट को देखा। उसके बदले में मेरे एक छोटा सा काम कर दो, माहिर ने दरवाजे की जानब देखते हुए राजदारी से कहा। ना जी, आपका काम करना मेरे बस में नहीं है, आपने तो बच जाना है, मगर मेरी शामद पक्की है, उसने साफ जवाब दिया। देख लो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी, बल्कि ठहरो, ये 2000 और ले लो। माहिर ने जेब से मजीद पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। वो नहीं चाहिए भाई, उसने देखे बगैर झंझलाते हुए कहा। यार, छोटा सा ही तो काम है, और फिर बैठे बिठाए तुमको 3000 मिल रहे हैं। ज़रा सोचो, इन 3000 में तुम्हारे गुल अहमद, सोना सुफियान्स या खाडी के और ओरिजिनल सूट नहीं सही, मगर उनकी अच्छी वाली रेप्लिका सूट ज़रूर आ जाने हैं। माहिर की रेप्लिकास वाली बात सुनकर फरजाना ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मैंने कहा ना मुझे नहीं लेने सूट, मिंशा ने मुझे बहुत सारे लाकर दिए हैं। उसने धुले हुए बर्तनों को कपड़ा मारकर टोकरी में रखते हुए तंग कर जवाब दिया। सूट मिंशा से ले लिए हैं, मगर उसका काम नहीं कर रही है। माहिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता वापस मुड़ा, और फरजाना उसकी बड़बड़ाहट सुनकर चौंकी। 1 मिनट रुके, क्या कहा? मिंशा का काम है? फरजाना ने उसको बाहर जाता देख कर जल्दी से पूछा। हाँ तो और क्या, वरना मुझे भला तुमसे क्या काम हो सकता है? अच्छा फिर ठीक है, बताएं क्या करना है? उसके लिए तो जान भी हाजिर है, वो बर्तन छोड़कर उसकी तरफ आती हुई बोली। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी फरहाना बीबी आज खीर बना रही हैं, उसको बर्बाद करने का इंतज़ाम करना है, और ये सब कैसे करना है ये सोचना और इस पर अमल करना तुम्हारा काम है। माहिर ने जल्दी से उसे समझाया। अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी फिक्र हो जाए, काम हो जाएगा, वो कहते हुए मुस्कुराई। ठीक है, फिर ये लो तुम्हारा इनाम। माहिर ने हाथ में पकड़े पैसे उसे देने चाहे। ना जी, ये काम मुन्नों का है और करना फरहाना कलमोही का है, तो पैसे कैसे? उसने दांत पीस कर कहा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर काम तसल्ली बख्श होना चाहिए, माहिर ने उसे तंबीह करते हुए कहा। आप फिक्र ही मत करें, बस जल्दी पर तेल छिड़कते रहिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, उसने चमकती आंखों से कहा। वो दोनों की दोस्ती जानता था, इसलिए मुतमिन होता वहाँ से चला गया। मिंशा बीबी खाना खा लें? फरजाना ने सिफा के कमरे में बैठी मिंशा से आकर कहा। मुझे भूख नहीं है, अभी सैफ़ी के साथ बहुत कुछ खा कर आई हूँ। मिंशा ने इनकार किया। सिफा बीबी आपको भी नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं, फरजाना ने सिफा से कहा, तो वो इस बात में सारी हिलाती उठकर चली गई। देखो भाई, मैं पहले ही बता रही हूँ कि आज किसी की सुथरी सी होने वाली है, फिर मुझसे शिकवा मत करना कि बताया नहीं, उसने सिफा के जाने के बाद कहते हुए बेनियाजी से कदम बाहर की जानब बढ़ाए। हैं क्या मतलब? मिंशा ने चौंक कर पूछा। अगर मतलब जानना है तो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नहीं बता रही। वो सस्पेंस क्रिएट करके जा चुकी थी। मिंशा ने लाख आवाज़ें दी, मगर वो नहीं पलटी। कुछ सोच कर मिंशा ने पहले अपने बाल समेट कर कैचर लगाया और सामने के बालों को हेयर हैंड से
पीछे किया और फिर मुंह हाथ धोकर एक नज़र खुद को आईने में देखकर नीचे चली आई, जहां सब खाने के लिए मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर विराजमान थे। शुक्र है इस लड़की का मुंह तो देखने को मिला, वरना तो हर वक्त बाल ही नजर आते थे। सफ़िया खातून उसको कुर्सी की सीट पर बैठते देखकर बोली, चलें शुक्र करें कि देखने को तो मिला। वो आराम से कहती खाना निकाल कर बेदिली से खाने लगी। खाने के बाद फरहाना खीर निकाल कर ले आई और बड़े जोशो खरोश से सबको निकाल कर देने लगी। माहिर ने फरजाना की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया। जैसे ही सब ने खीर का पहला चम्मच मुंह में रखा, सबको ही मुंह जोर की उबकाई आई। सफ़िया खातून तो खांसते हुए दोहरी हो गई थी। बेख्तियार उन्होंने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। मुसरत बेगम ने आगे बढ़कर उन्हें पानी डालकर थमाया, जिसे पीने के बाद वो कुछ हवासों में लौटी। मिंशा जो मजबूरी के तहत बैठी थी, सबको प्यालियां वापस रखता देखकर हैरान होती शिराज के साथ पड़ी प्याली अपनी जानब खिसकसाती हुई उसमें से खीर चखने लगी। अभी उसने खीर से भरा चम्मच मुंह में रखा ही था कि उसे लगा कि किसी ने नमक की पूरी बरनी खीर में उलट दी हो। सफ़िया को तो उन्हें गरज कर फरहाना को आवाज़ दी और अगले ही लम्हे वो बोतल के जिन की मानद उनके सामने हाजिर हुई। ये खीर तूने बनाई है? उन्होंने माथे पर बाल डालते हुए कड़े लहजे में उसे इस्तफसार किया। उसके तेज़ी से सारे असबात में हिलाने पर उन्होंने मेज़ पर रखी खीर की प्याली उसकी तरफ फेंकने के अंदाज में पटकी तो वो एकदम से बड़बड़ाकर पीछे हुई। ना तो मुझे एक बात तो बता, क्या तेरे बाप के नमक की कान है जो तूने दिल खोल कर खीर में बेदरेग नमक अंडेला है? नहीं तू दादी, मैंने तो हिसाब से डाला था। वो इतने सारे लोगों से तारीफ का सोचे हुए बेइज्जती पर गिड़बड़ाते हुए बोली। माहिर और फरजाना के होंठों पर हल्के से मुस्कुराहट देकर मिंशा को नमक वाली खीर की वजह अब समझ आई थी। ना तो तेरा क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? उन्होंने कड़े तेवरों से उसे घूरा। नहीं दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने रूहान सी अंदाज में जल्दी से सफाई दी। चल उठा प्याली और ज़रा चख। जो तूने सत्यानाश किया है, पता नहीं कब अकल आएगी। ब्याह को दूसरे घर जाने को है, पर मजाल है जो ढंग का कुछ बनाने को आता हो। बेवकूफ़ को यही नहीं पहचान के चीनी झोंक रही है या नमक। सारे मेरे गले का सत्यानाश होकर रह गया है। मुसरत, खाने से फारग होकर मुझे मेरे कमरे में कहवा बनाकर भिजवाना। वो सर चटक कर बोली। फरहाना ने जो चम्मच मुंह में डाला तो उसके भी 14 तबक रोशन हो गए। छोड़ें भी दादी, हो जाता है। इंसान जब ज़्यादा खुश हो तो उसे सूध बूध कहाँ रहती है। अपनी फरहाना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बात पक्की होने की खुशी में उसे नमक और चीनी में फ़र्क भूल गया होगा। होता है ऐसा। मिंशा ने सफ़िया खातून के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी। फरहाना मिंशा की मुस्कुराहट से मशकूक होती एकदम से भड़कते हुए बोली, ये सब इस फितनी का किया दरा है। उसने ही जानबूझकर नमक डाला है। उसने मिंशा के जानब इशारा किया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो असर से मेरे साथ गई हुई थी और अभी 10 मिनट पहले ही हम वापस आए हैं और तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। सुफियान ने सर्द लहजे में कहा। छोड़ो सैफ़ी, मैंने कहा ना, शादी होने की खुशी में ये पागल हो गई है। अमूमन लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। शादी के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, मिंशा ने सुफियान से कहा। फरजाना जो बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे सुनकर फरहाना मज़ीद तैश में आई। मैं अच्छे से जानती हूँ ये तुम दोनों की मिली भगत है, देख लूँगी दोनों को। ये बकवास बंद कर अपनी गलती मानने के बजाय इधर उधर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। चल उठा ये डोंगा और अपनी शक्ल गुम कर ले, वरना बहुत बुरी पेश आऊँगी। सफ़िया खातून ने उसे झिटका तो वो खौफत ज़दा होती डोंगा उठाकर चली गई। ठंड पड़ गई है सच्ची। मिंशा अपनी दूसरी तरफ बैठे माहिर को कान में सरगोशी करती हुई बोली। अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखो उसका क्या हल करते हैं। माहिर ने नफरत से भरपूर लहजे में कहा। क्या खुसर फुसर कर रहे हो दोनों? दादी देख रही है। सुफियान ने उन्हें टोका तो वो सीधे होकर बैठ गए। मुन्नू, अब अगर तुमने ठीक से निशाना नहीं लगाया ना तो मैंने सच में चले जाना है यहाँ से। शिराज ने उसको साइड पर निशाना लगाते देख कर झिंझलाते हुए कहा। वो डेरे की पिछली जानब इसी मकसद से बने एक छोटे से कमरे में काफ़ी देर से उसके साथ अपना सर खपा रहा था। आज शिराज को सिखाते और मिंशा को सीखते 5वां रोज़ था। वो उसको असमन की हिदायत पर रोज़ाना 2 घंटे के लिए अपने साथ ले आता और प्रैक्टिस करवाता। आज भी शुरू का आधा घंटा तो वो संजीदगी से निशाना लगाना सीखती रही, मगर जल्द ही वो बोर होकर उसे तंग करने लगी। वो उसका हाथ पकड़कर भी उसे समझा चुका था, मगर जैसे ही वो उसका हाथ छोड़कर खुद निशाना लगाने को बोलता, वो इधर उधर निशाना दाग देती। शिराज जो काफ़ी देर से मिंशा की हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था, अब उसकी बस हुई थी। आपको ठीक से सिखाना ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ? उसने बेनियाजी से कहा। ठीक है, फिर जो अच्छे से सिखाता है उसी को बुला लो। वो चिढ़ कर कहता थक कर दीवार के पास रखी कुर्सी पर जा बैठा। शिराज की जन्म से इजाज़तनामा मिलते ही मंशा ने एक पल की भी देरी किए बगैर झट से माहिर और सुफियान को मैसेज कर दिया और अगले 10-15 मिनटों में वो दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। फिर जो उन तीनों ने मिलकर हंगामा किया, शिराज बेचारा अपने कानों को हाथ लगा गया
और हद ये थी कि मिंशा जो किसी अनाड़ी निशानाबाज की तरह निशाना ले रही थी, अब एन डॉट के वस्त में निशाना लगा रही थी, जिसको देखते हुए शराज को नए सिरे से तप चढ़ी। तो तुम्हें इस चीज़ का मसला हो रहा था? शराज दांत पीसता मिंशा से गोया हुआ। और नहीं तो क्या, आप तो अच्छा खासा बोर कर रहे थे मुझे, मिंशा ने डटाई से कहा। क्यों ना एक काम करें, ऐसा करते हैं कि बाहर किसी चीज़ के साथ एक एक निशाना लेते हैं और देखते हैं कि किसका निशाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह मुन्नों का टेस्ट भी हो जाएगा। सुफियान ने अपनी तजवीज़ उन लोगों के सामने रखी तो उन्होंने उससे मुकम्मल इत्तेफाक किया। फिर कुछ ही देर में वो चमड़े के बने बैगों में पानी भर के दरमियान में निशाने के मकाम का तयन करके निशान लगाकर दरख्त से लटकाए निशाने ले रहे थे। शराज खामोशी से उन्हें देख रहा था। जितना मिंशा उसे खपार चुकी थी, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। मज़ीद की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। सो उसने खामोशी में ही आफियत जानी, मगर उनके पीछे पीछे रहा। जैसे ही उन तीनों ने फायर किया, पानी से भरे बैग एक झटके से फटे थे। मिंशा का निशाना भी उन दोनों की ही तरह मतलूबा मकाम पर लगते देखकर शराज ने शौक का सांस लिया कि इतने दिनों की उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। असवद अपना काम ख़त्म करके जब डेरे पर आया तो पिछली जानब से उठते हुए उन तीनों को इकट्ठा शोर करते सुनकर नफ़ी मसारी लाते शराज के पास आया, जो सीने पर बाजू लपेटे, चेहरे पर बेचारगी तारी किए खिड़की पर खड़ा उनको ही देख रहा था। कहो, कैसा रहा? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? असवद ने उसके लटके हुए मुंह की तरफ इशारा करके पूछा। मेरे मुंह को छोड़ें और मुझे ये बताएं कि ये मुन्नों को आपने गन सेफ्टी के लिए दी है या इंटरटेनमेंट के लिए? शराज ने झिलाकर उल्टा असफन से सवाल किया। तो तुम्हें किसने कहा था कि उन दोनों को भी बुलाओ? असफन ने मुस्कुराते हुए बोला। मुझे अभी तक पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं उन्हें बुला लूँ। उसी ने मैसेज किया, उसने तंग कर उसका जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, उन दोनों के साथ वो फ्रेश फील करती है तो रहने दो, मगर नज़र रखना तीनों पर, ख़ास तौर पर माहिर और मिंशा पर। सैफ़ी तो फिर भी थोड़ा हाथ हल्का रखता है, मगर ये दोनों अपना काम करने के बाद सोचते हैं। असफंद उसे ताकीद करता चला गया। असफंद के जाने के बाद शराज ने पलट कर जब उन्हें देखा तो गोश खाते खाते रह गया। वो उन दोनों के साथ गेट पार करने को थी। उस्ताद क्लासरूम में खड़ा इंतज़ार कर रहा था और शागिर्द बिना बताए दोस्तों के साथ सैर सपाटों को जा रही थी। उसी लम्हे शराज का दिल चाहा कि उस खिड़की में अपना सर दे मारे। ज़ैद खाना खाने के बाद अपने कमरे में आया तो उसके पीछे ज़ावियार भी आया। वो किसी काम से गया हुआ था और आज 3 दिन बाद लौटा था। उसी वजह से वो असफंद लोगों की आमद से बेखबर था। ज़ावियार ने उसे असफंद लोगों की आमद और धमकी का बताया और साथ ही शिकायत भी की कि कैसे शराज ने उसके साथ बिहेव किया। ज़ैद ने उसे समझाया कि जो कुछ दादी उनके साथ कर चुकी है, उनका इतना गुस्सा तो बनता था, उसे क्या ज़रूरत थी मुदाखलत करने की। तो वो मुँह बसोरता वहाँ से चला गया। वो अभी यही सोच रहा था कि उसे अनजान नंबर से कॉल मसूल हुई। उसने कॉल रिसीव करके भी अभी मोबाइल कान से लगाया ही था कि दूसरी जानब से आवाज़ उभरी। मिंशा बात कर रही हूँ। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे मिंशा की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन के उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। ज़ह नसीब, आज तो बड़े बड़े लोगों ने याद किया है। हाँ, जैसे तुम तो बड़ा याद कर करके थक गए हो, मिंशा ने जवाब दिया। तो क्या मुझे याद करना चाहिए? उसने उल्टा सवाल किया। तो मिंशा एक पल के लिए खामोश होकर रह गई। वैसे मैं तो याद करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर फिर तुम्हें ही मसला होना है। उसकी जन्म से खामोशी पाकर उसने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा। मैंने दावत देने के लिए कॉल की थी। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करती हुई बोली। किस चीज़ की दावत? वो अपनी बात को इग्नोर लिस्ट में जाता देखकर गहरी सांस लेकर बोला। हैदर की मंगनी का छोटा सा फंक्शन रखा है तो तुम आंटी और अनीला को साथ लेकर आना। मिंशा ने खिड़की से लॉन में टहलती फरहाना को देखते हुए कहा। हैदर तो तुम्हारा फियांसी नहीं था? तो फिर? कुछ बात उसे शमीम आपा और कुछ आफिया के ज़रिए पता चली थी कि मिंशा और हैदर की बात तय थी, इसलिए उसने चौंक कर पूछा। वो फियांसी था और तुम से मेरा निकाह हो चुका है, मिंशा ने आस्तिकी से कहा। मगर मैंने कहा तो था कि ये निकाह। अभी ज़ैद की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मिंशा बोल पड़ी। जैसे भी हुआ हो, मगर हो तो चुका है। शरीयत में ना सही, दुनिया की नज़र में तो हो चुका है, और निकाह तो उनके भी हो जाते हैं जो कोर्ट मैरिज करते हैं। मिंशा ने उसकी बात काटते हुए कहा। मगर मिंशा, वो तुम्हारा फियांसी है और तुम लोगों का रिश्ता बड़ों की मर्ज़ी से हुआ था, जबकि मुझसे ज़बरदस्ती निकाह हुआ है। अगर तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। बात के आखिर तक उसकी खुद की आवाज़ खुद ब खुद ही धीमी पड़ गई थी। एक ऐसे इंसान के लिए मैं डिवोर्स लूँ जिसने खड़े खड़े मुझे दागदार कहा और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें सुनाई। तुम मुझे उस बंदे के लिए डिवोर्स लेने की तजवीज़ दे रहे हो। ज़बत के बावजूद उसकी आवाज़ भरा गई थी। वो जो कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था एकदम से सीधा होता हुआ बोला। उसने कुछ कहा है? तुम छोड़ो उसे। मैंने बस यही पैगाम देने के लिए कॉल की थी। अब रखती हूँ, फिर बात होगी। मिंशा को एक बार फिर से वो सब कुछ याद आया तो उसकी आंखें छलक पड़ी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या कहा है उसने तुम्हें? ज़ैद ने सर्द लहजे में पूछा, मगर वो जवाब दिए बगैर बेआवाज़ रोती रही। तुम मुझे बता रही हो या मैं इसी वक्त वहाँ हूँ?
उसको मुसलसल खामोश पाकर वो सख्ती से बोला, कुछ नहीं कहा, मुझे भला किसी ने क्या कहना है, मुझे नींद आ रही है, अल्लाह हाफिज़। वो उसके सुने बगैर कॉल काट गई। कुछ देर रोने अपना जी हल्का करने के बाद वो खिड़की में आ खड़ी हुई और फरहाना को देखने लगी, जो हवेली के लॉन में टहल रही थी। वो कितनी खुश और मुतमिन थी, वो इतनी दूर से भी देख सकती थी। कभी कभी उसके जहन में आता कि वो सब भूल जाए, फरहाना से बदला लेने की सोच भी छोड़ दे। दादी से उसने बदला तो क्या लेना था, बस उनका एहसास ही दिलवाना था, वरना जो उन्होंने करना था कर ही चुकी थी। मगर जब अपने गुजरे दिन याद करती तो सब कुछ भूल जाती। याद रहता तो सिर्फ इतना कि उसका सुकून छीना गया है, लोगों की नज़रों में उसकी ज़ात को मशकूक बना गया है। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजने लगा। जैद की कॉल आते देखकर उसने एक गहरा सांस लिया और चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल करती कॉल रिसीव की। मुझे तुमसे सुबह मिलना है, तुम्हारे यूनी से पिक कर लूँगा, जैद ने दो टोक अंदाज में कहा। मगर मैं, वो मिनमनाती हुई गोया हुई। नो अगर नो मगर, मुझे तुमसे मिलना है तो हर हाल में मिलना है। मैं दोपहर 1 बजे तुम्हारी यूनी के बाहर मौजूद हूँगा, मेरे कॉल करने पर बाहर आ जाना, मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। वो उसके मज़ीद सुने बगैर फ़ोन बंद कर गया और बेबसी से मोबाइल को देख कर रह गई। अगले दिन जैद ने अपने दिए गए वक्त पर उसके यूनी के गेट पर पहुंचकर उसे कॉल करके बाहर आने को कहा। वो सुफियान को बताकर यूनी के गेट पर आई तो सामने ही जैद को खड़ा अपना मुंतज़िर पाया। उसने जैद के करीब जाकर सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर के इशारे से दिया। फिर मिंशा के बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो उसे लेकर एक करीबी रेस्टोरेंट में ले आया और अब एक पुरसुकून गोशे में बैठा उससे कल के बारे में इस्तफसार कर रहा था। अब बताओ, रात क्यों रो रही थी, क्या हुआ था और हैदर ने क्या कहा था? उसने बैठते ही सवालों को बुछाड़ कर दी। मिंशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उसको चुप देखकर उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस रात ऐसे ही इमोशनल हो गई थी मैं। उसने उसे टाला। एक बात तो अच्छे से तुम समझ लो, जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जैद ने उसको देखते हुए कहा, जो संजीदा सूरत और बुझी आंखें लिए उसके सामने बैठी थी। कम ऑन मिंशा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने ठहर ठहर कर कहते हुए उससे बावर करवाया कि वो जवाब लिए बगैर नहीं टलने वाला। मिंशा उसको ज़िद पर अड़ा देखकर आहिस्ता आहिस्ता सब बताने लगी। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, जैद के चेहरे के तासुरात बिगड़ते जा रहे थे। मिंशा ने उसे दादी से लेकर फरहाना और फिर हैदर की बात भी बता दी थी। बात मुकम्मल होने पर उसने सर उठाकर उसे देखा, जो चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती लिए बैठा उसे ही देख रहा था। फंक्शन कब है? उसके खामोश होने पर उसने पूछा। इसी इतवार को, उसने मुख्तसर जवाब दिया। शॉपिंग कर ली? उसने अगला सवाल किया। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं की और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। किसको बताकर यहाँ आई हो? उसने अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर देखते हुए पूछा। सैफ़ी को बताकर आई हूँ। ठीक है, फिर उसको मैसेज कर दो कि 2 घंटे बाद आऊँगी। और अब चलो उठो, शॉपिंग करके आते हैं। वो उठते हुए बोला, नहीं शुक्रिया, मैं बाद में अगर मूड हुआ तो खुद कर लूँगी। मिंशा ने फ़ौरन मना किया। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही हो। वो उसका उठता ना पाकर उसका हाथ पकड़कर उठाता हुआ बोला, ओफ़ो, मैं नहीं जा रही भाई, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मिंशा अपनी पुरानी टोन में वापस आई। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार से तुम कहाँ बात समझती हो? उसको घसीट कर ले जाते हुए ज़ैद ने कहा, तुमने कब मुझसे प्यार से बात की? मिंशा ने रुक कर कमर पर हाथ रखते हुए उसे देखकर कहा। उससे आगे चलता ज़्यादा उसके सवाल पर बेइख्तियार मुस्कुराया। मैंने रात भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं होगा, तुम ही एतराज़ करोगी, वरना मैं तो तैयार हूँ। उसने इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी की वजह से पलट कर ऐसे कहा। वो अपनी बेसोचे समझने की जाने वाली बात पर शर्मिंदा होकर रह गई। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अपने खुफ्त मिटाने को वो रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर बनी सीढ़ियों पर ही बैठ गई। तुम उठ रही हो या मैं उठाकर तुम्हें गाड़ी में फेंकूं? उसने आते जाते लोगों को रुक कर उसे देखते पाकर आंखें दिखाई, मगर वो ढीठ बनी बैठी रही। ओके, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मोबाइल जेब में डालता उसकी जानब बढ़ा तो वो फुर्ती दिखाती सीढ़ियों से उठी और उसके खुद तक पहुंचने से पहले ही तेज़ी से भागती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई। जैद उसकी तेज़ी देखकर बेख्तियार मुस्कुराया, खुद भी तेज़ तेज़ कदम उठाता गाड़ी में जा बैठा। एक गहरी निगाह मिंशा पर डालकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और शॉपिंग मॉल जाने वाले रास्ते पर गामसन हो गया। मंगनी की तकरीब हवेली के लॉन में ही रखी गई थी। हवेली में हल्की फुल्की सजावट की गई थी, जिसमें माहिर, मिंशा और सुफियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अंगूठी की रस्म मीना फूफो को ही करनी थी, मगर उन तीनों ने सबको कायल करके ही छोड़ा था कि जिसकी मंगनी है अगर वही ना आए तो क्या फ़ायदा मंगनी का। असफंद को भी उन लोगों ने साथ मिला लिया था और उसने भी दादी को यही कहकर कायल किया कि घर की ही तो बात है, और फिर कौन सा हैदर को गैर है जो उसका यहाँ आना मना है, तो सफ़िया खातून को फिर मानते ही बनी।
मंगनी की तकरीब में आसपास के गांव के भी कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे, जिनमें कुछ असफंद और साहिल लोगों के दोस्त और उनकी फैमिलीज़ थीं, तो कुछ चौधरी कादर और गफ़ार के जानने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आ रहे थे। दिलावर और सादिया भी तकरीब में शिरकत करने के लिए आज सुबह से ही हवेली आए हुए थे। मिंशा तैयार होकर मंजर आम से गायब हो चुकी थी। मुसर्रत बेगम ने एक दो बार उसका पूछा, मगर सब ने लाजमी का ही मुजाहरा किया। अब पता नहीं ये लड़की किधर चली गई है। उसको कहीं भी ना पाकर वो बड़बड़ा कर रह गई।